हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, और अपन पढ़ रहे थे 11वीं क्लास के बायो के अंदर। अपन पढ़ रहे थे कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। एक लेक्चर हो चुका है इस चैप्टर का, दूसरा लेक्चर है कोशिका के अंदर। अपन ने इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर दे रखी है वो बातें अपन ने कर ली थी। किसने भाई कोशिका की खोज करी, किसने लिविंग सेल की खोज करी, जीवित कोशिका किसने खोज की, केंद्रक को किसने खोजा, फिर आपकी जो सेल कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। कोशिका सिद्धांत में क्या था वो सारी बातें अपन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में अपन प्रोकार्योटिक कोशिका को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने वाले प्रोकार्योटिक कोशिका। पहले अपन प्रोकार्योटिक कोशिका को पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर, और उसके बाद में अपन यूकार्योटिक कोशिका को डिटेल में करने वाले हैं। प्रोकार्योटिक कोशिका को भी डिटेल में करने वाले हैं। जितना एनसीईआरटी में दे रखा है वो तो करेंगे ही करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ बातें भी करेंगे। ठीक बात है, मतलब क्वेश्चन यहां से अगर आता है तो आपको इससे बाहर नहीं आएगा। करें शुरुआत, आ जाओ। प्रोकार्योटिक कोशिका। प्रोकार्योटिक कोशिका जीवाणु हो गए आपके, ठीक है, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? प्रोकार्योटिक है। सारे के सारे क्या है? प्रोकार्योटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो जो पे बैक्टीरिया है उसमें क्या है? प्रोकार्योटिक कोशिका है जी वो। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है? प्रोकार्योटिक कोशिका है। नील हरित शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी है जिसको शॉर्ट में अपन कहेंगे, वो भी क्या है? आपकी प्रोकार्योटिक कोशिका है। वहीं मैं बात करूं पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया सम जीव। ठीक है हिंदी में, और ये भी क्या है? प्रोकार्योटिक है। ठीक है, तो ये सारी जो है, ये सारे जो एग्जांपल मैंने आपको बताई, ये सारे क्या दिखा, किसको दर्शाते हैं? ये प्रोकार्योटिक कोशिका को दर्शाते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, प्रोकार्योटिक कोशिका को दर्शाते हैं। प्रोकार्योटिक कोशिका को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपके जो जीवाणु हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सारी क्या है? प्रोकार्योटिक कोशिका को दर्शाते हैं। यूकार्योटिक कोशिका से छोटी होती है। प्रोकार्योटिक जो कोशिकाएं हैं वो यूकार्योटिक कोशिका से छोटी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एनसीईआरटी की बातें हैं ये सारी ना। यूकार्योटिक कोशिका से ये छोटी होती है, तेजी से विभाजित होती है। ठीक है, यूकार्योटिक कोशिका इतनी जल्दी विभाजित नहीं हो सकती जितनी जल्दी प्रोकार्योटिक कोशिका जो है वो विभाजित होती है। ठीक है, माप और आकार काफी भिन्न होता है इनका। जो प्रोकार्योटिक कोशिका है इनका जो माप और आकार जो है वो भिन्न होता है। जैसे मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी क्या है? एक प्रोकार्योटिक कोशिका है। उसका जो साइज है, साइज कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, और वहीं मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो उसकी 3 to 5 माइक्रोमीटर है ना। 3 से 5 माइक्रोमीटर किसकी है? बैक्टीरिया की। और माइकोप्लाज्मा की 0.3 माइक्रोमीटर किसकी है? माइकोप्लाज्मा की। तो देखो साइज और जो इनका जो आकार है और इनका जो माप है वो क्या है? भिन्न होता है। एक बार मैं वापस इस पेज को रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं प्रोकार्योटिक कोशिका को कौन दर्शाता है? जीवाणु हो गया, मतलब बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, ये सारे क्या किसको दर्शाते हैं? ये प्रोकार्योटिक कोशिका को दर्शाते हैं। प्रोकार्योटिक कोशिका जो है वो यूकार्योटिक कोशिका से छोटी होती है और तेजी से विभाजित करती है। छोटी तो होती है लेकिन तेजी से विभाजित करती है। ये माप और आकार में काफी भिन्न होती है। जैसे मैं बात करूं बैक्टीरिया की तो उसका जो साइज है उसकी वो 3 से 5 माइक्रोमीटर है। वहीं मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा की तो उसकी साइज है 0.3 से 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीवाणु के मूल आकार, अब मैंने आपको बता दिया कि माप और आकार में काफी भिन्न होते हैं। ठीक है, माप तो मैंने आपको बता दिया, इसका आकार जो है, इसका जो जीवाणु का मूल आकार जो है वो कैसा होता है। तो 4 आकार अपन को दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, ये वाला जो आकार है ये अपन को दूसरे चैप्टर, जो अपना दूसरा चैप्टर है जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम है, जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है, उसके अंदर ये दे रखे हैं आकार। अपन यहां पर एक बार देख लेते हैं ना थोड़ा सा। वो चैप्टर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां पर इन आकारों की मैंने बात करी थी डिटेल में, लेकिन एक बार यहां पर भी बात कर लेते हैं। जीवाणु के मूल आकार, एक है दंडाकार जिसको इंग्लिश में बेसिलस कहेंगे, एक है गोलाकार जिसको इंग्लिश में कोकस कहेंगे, कोषाकार विब्रियम, सर्पिल स्पाइरिलम। ठीक है, अब ये जो दंडाकार है वो रोड शेप का होगा, दंड जैसा होगा। ठीक है, गोलाकार जो स्पेरिकल गोल होगा, केसाकार जो कोमा शेप का होगा, जो सर्पिल है वो कैसा होगा? स्पाइरल होगा। ठीक है, अब इनकी जो खास बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो बातें क्या है कि जो सर्पिल होता है ये कैसा होता है? चल होता है। चल मतलब मोटाइल होता है, ये
चल सकता है ना, मोटाइल होता है ये वाला। कोषाकार जो कोमा शेप वाला है ये भी चल होता है। वही मैं बात करूं गोलाकार की, तो ये अचल होता है, ये चल वल नहीं सकता, ठीक है। वही मैं बात करूं दंडाकार की, तो दंडाकार जो जीवाणु होते हैं वो चल भी सकते हैं और वो कुछ अचल होते हैं, कुछ चल होते हैं और कुछ अचल होते हैं, कुछ चल सकते हैं कुछ नहीं चल सकते, ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, दंडाकार जो बैक्टीरिया होंगे, जो बैक्टीरिया दंडाकार के होंगे वो चल भी सकते हैं कुछ और कुछ नहीं भी चल सकते। वही मैं बात करूं गोलाकार की, गोलाकार बैक्टीरिया नहीं चलता है। कोषाकार जो होता है वो चल सकता है, सर्पिल जो वो चल सकता है, ठीक है। आगे प्रोकार्योटिक में एक चीज और, हाँ ये वाला पॉइंट रह गया ना, जो दंडाकार जो होते हैं वो अत्यंत सामान्य होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो कौन से हैं आपके, अत्यंत जो सामान्य होंगे वो कौन से हैं, दंडाकार जो जीवाणु हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया 4 प्रकार के आपके 4 शेप के आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, 4 आकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिनमें से दंडाकार जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे सामान्य रूप से पाया जाता है, सबसे कॉमन वही रूप से पाया जाता है ना। प्रोकार्योटिक कोशिका का मूलभूत संगठन सम्मान होता है। जो प्रोकार्योटिक कोशिकाएं होती हैं इनका मूलभूत जो संगठन होता है वो सम्मान होता है ना, और लेकिन इनका जो आकार व कार्य जो है वो भिन्न होते हैं, ठीक है। प्रोकार्योटिक कोशिका जो जितनी भी हैं उनका जो मूलभूत संगठन होगा ना वो सारी एक जैसी होंगी, मूलभूत संगठन सबका एक जैसा होगा, लेकिन उनका आकार और उनका कार्य जो है वो भिन्न होगा, वो अलग अलग होगा एक दूसरे से, ठीक है। मूल संगठन सेम, लेकिन उनका काम और उनका जो आकार है वो अलग अलग होगा। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, एग्जाम में आई हुई है। प्रोकार्योटिक कोशिका का मूलभूत संगठन समान होता है लेकिन आकार व कार्य भिन्न होता है। मूलभूत संगठन में कौन आते हैं, मूलभूत संगठन में आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, कोशिका द्रव्य झिल्ली होगी, ठीक है, और आपका साइटोप्लाज्म हो गया, नेकेड डीएनए हो गया, ठीक है। नेकेड डीएनए का मतलब क्या है, नग्न डीएनए। नग्न डीएनए से क्या मतलब है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ क्या नहीं होती, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं होती, इसलिए कहा नेकेड डीएनए ना। डीएनए कैसा होता है, नग्न अवस्था में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसके अंदर, जो आपकी केंद्रक झिल्ली जो होती है वो एब्सेंट होती है इसके अंदर। और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। जब अपन यूकार्योटिक कोशिका पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको एक प्रकार का और राइबोसोम बताऊंगा जो यूकार्योटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, लेकिन प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का पाया जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये मूलभूत संगठन है जो लगभग जितनी भी प्रोकार्योटिक है सब में यही रहेगा कि भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसी है, साइटोप्लाज्म एक जैसा है, नेकेड डीएनए है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उसके अलावा 70S टाइप का राइबोसोम है। ये सारी बातें सब प्रोकार्योटिक के अंदर सेम मिलेंगी, लेकिन उनका कार्य और उनका आकार जो वो भिन्न होगा। आगे बढ़ते हैं और अपन एक बनाते हैं, क्या अपन एक प्रोकार्योटिक कोशिका बनाते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखना। ठीक है, इसके ऊपर एक और आवरण, ठीक है, इसके ऊपर एक और आवरण, ठीक है। 3 आवरण है, नाम दे देते हैं इनको, नाम दिया जाना चाहिए इनको, नाम दे देते हैं। ऊपर वाला जो है इसको क्या कहेंगे अपन, ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है, एक प्रोकार्योटिक कोशिका का मैंने आपको डायग्राम बनाऊंगा मैं अभी, इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको साथ साथ में पढ़ते भी जाएंगे। जो बाहर की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। एक प्रोकार्योटिक कोशिका है, उसके अंदर सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या है, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। सब जानते हो सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसको अपन एक एक को पढ़ते हैं। पहले ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे, फिर सेल वॉल की, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और धीरे धीरे अपन इसमें और चीजें ऐड करते जाएंगे और उनको साथ साथ में अपन पढ़ते भी जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं अपन किसको पढ़ रहे हैं, किसका डायग्राम बनाया मैंने, ये डायग्राम यहां पर अपन बनाएंगे किसका, प्रोकार्योटिक कोशिका का डायग्राम बनाएंगे। और प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर जो बाहर की परत होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। आ जाओ ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स नाम से पता लग रहा है ग्लाइको वर्ड। ग्लाइको वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन, शुगर के लिए, ठीक है। तो ये किसकी बनी हुई थी, ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, शुगर की बनी हुई होती है। ये पहले बात आपको ध्यान में रखनी है। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी हुई होती है,
शुगर से, पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। और ग्लाइकोकेलिक्स है क्या? प्रोकार्योटिक कोशिका की सबसे बाहर वाला जो आवरण है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्लाइकोकेलिक्स दो प्रकार की हो सकती है, या तो ये पतली व ढीली हो, ठीक है, पतली हो और ढीली सी हो, या फिर ये मोटी हो और कठोर हो। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स प्रोकार्योटिक कोशिका का बाहरी आवरण है और ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये कैसा हो? पतला हो और ढीली हो, ठीक है, और दूसरा ये मोटी हो और कठोर हो। अगर ये ग्लाइकोकेलिक्स पतली और ढीली होगी तो उसको क्या कहेंगे अपन? अवंपक परत कहेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे, अवंपक परत कहेंगे, ढीली सी है। ठीक है, और अगर ये मोटी और कठोर होगी तो उसको क्या कहेंगे अपन? संपुटिका कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। अरे समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं ग्लाइकोकेलिक्स क्या है भैया? प्रोकार्योटिक कोशिका की बाहरी आवरण है। किसका बना हुआ है? पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। कैसा, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। या तो ये पतला और ढीली होगी, पतली और ढीली होगी, या फिर ये मोटी और कठोर होगी। पतली और ढीली अगर है इसको क्या कहेंगे? अवंपक परत कहेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे, और अगर ये मोटी और कठोर है तो इसको अपन संपुटिका कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। अरे ठीक बात है क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो विभिन्न जीवाणुओं में उनकी इसकी जो रचना है, जो मोटाई है वो भिन्न होती है। जो ग्लाइकोकेलिक्स है उसकी अलग अलग जीवाणु के अंदर इसकी रचना और इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग होगी। भैया ये तो आपने बता ही दिया हमें। कैसे? आपने अभी तो बताया कि दो प्रकार की होती है ग्लाइकोकेलिक्स, एक में पतली या ढीली हो सकती है, या फिर मोटी और कठोर हो सकती है। तो ये रचना और इनकी जो मोटाई है वो भिन्न भिन्न हो सकती है अलग अलग जीवाणुओं के अंदर, है ना। तो ग्लाइकोकेलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना हुआ है, मोटाई इनकी भिन्न होती है। ग्लाइकोकेलिक्स का कार्य क्या है? ये जो बाहरी आवरण है प्रोकार्योटिक कोशिका का जिसका नाम ग्लाइकोकेलिक्स है, इसका कार्य क्या है? फंक्शंस क्या है इसके? तो उसका कार्य पहला है कोशिका की पहचान, कोशिका को पहचानने का काम है इसका ना, कोई बाहर दूसरी कोशिका उसको पहचानने का काम है। दूसरा इसका काम क्या है? कोशिका पालन, कोशिका पालन का काम है। कॉलोनी निर्माण का काम है, किसी बैक्टीरिया किसी जीवाणु की कॉलोनी बनवानी है तो उसमें भी ये मदद करती है, कोशिका पालन में मदद करती है। होस्ट से बैक्टीरिया की रक्षा करती है। ठीक है, कोई अब मान लो कोई बैक्टीरिया क्या है, किसी इंसान के अंदर घुसा, कोई बैक्टीरिया किसी इंसान के अंदर घुस गया, ठीक है, तो इंसान के अंदर घुस गया तो उस बैक्टीरिया के लिए वो इंसान क्या है? होस्ट है। क्या है? होस्ट है। ठीक बात है। अब कोई बैक्टीरिया किसी इंसान के अंदर गया है तो उस इंसान का इम्यून सिस्टम काम करने लग जाएगा और वो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को मारेगा। भैया ठीक है बात, बिल्कुल सही मारेगा। और इम्यून सिस्टम से बचाएगा कौन उस बैक्टीरिया को? यही ग्लाइकोकेलिक्स बचाएगी। कौन बचाएगी? यही ग्लाइकोकेलिक्स। तो होस्ट से बैक्टीरिया की रक्षा करती है। होस्ट कौन? इंसान या फिर कोई भी जीव हो सकता है जिसके अंदर बैक्टीरिया घुसा है। ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम जो है उसको मार ना दे। ठीक है, उससे कौन रक्षा करेगा? यही ग्लाइकोकेलिक्स रक्षा करता है। एक बार ग्लाइकोकेलिक्स को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपन अगले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, आ जाओ बढ़ते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स बाहरी आवरण है जी प्रोकार्योटिक कोशिका का। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको चीजें यहीं याद हो जाएं, बार बार आप भूल ना जाओ। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, शुगर का ये बना हुआ होता है। दो प्रकार की हो सकती है, पतली व ढीली, या फिर ये मोटी और कठोर हो सकती है। पतली अगर ढीली है तो उसको अवंपक परत कहेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे। मोटी कठोर है तो उसको संपुटक कहेंगे या फिर संपुटिका या फिर कैप्सूल कहेंगे। ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग हो सकती है। इसकी रचना और इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है। फिर मैंने इसकी बात बताई आपको, कार्य क्या है इसके? कोशिका पहचान, कोशिका पालन, कॉलोनी निर्माण करना, होस्ट से बैक्टीरिया की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगली जो परत है इसके अंदर वाली, सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकेलिक्स, इसके अंदर वाली कौन सी है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति की बात करते हैं। आ जाओ कोशिका भित्ति की बात करते हैं। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। भैया कोशिका भित्ति तो सेलुलोज से बनी हुई होती है, अरे वो प्लांट की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। ठीक है, प्लांट की अगर किसी पौधे की कोशिका भित्ति तो वो सेलुलोज। ठीक है, वही मैं बात करूं कि किसी फंजाई की कोशिका तो वो किससे? काइटिन की बनी हुई होती है। और यही मैं बात करूं किसी प्रोकार्योटिक कोशिका की मैं बात करूं, किसी बैक्टीरिया की कोशिका की मैं बात करूं तो वो किससे बनी हुई होगी? कोशिका भित्ति किसके बनी हुई होगी? वो बनी हुई होगी किससे? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होगी। इससे पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होगी। पेप्टाइडोग्लाइकन, इसको म्यूरिन भी कहते हैं। आपको ये दोनों वर्ड आ सकते हैं सामने एग्जाम के अंदर। कोशिका भित्ति जो है प्रोकार्योटिक कोशिकाओं की वो किससे बनी हुई होती है? या तो पेप्टाइडोग्लाइकन, या तो नहीं पेप्टाइडोग्लाइकन, और इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब पेप्टाइडोग्लाइकन जो है
ये किससे बना हुआ होता है? ये अमाइनो एसिड प्लस शुगर से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? ये अमाइनो एसिड प्लस शुगर से ये बना हुआ होता है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या क्या होता है? अमाइनो एसिड प्लस शुगर। शुगर के आपको नाम याद रखने हैं। शुगर दो प्रकार की है, या तो नाम या फिर नाग। नाम और नाग। नाम की फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नाग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये शुगर के नाम है। ठीक है, चलो। सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, वो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है, और 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। ये आपको एग्जाम में मिल सकता है, टेस्टों में तो मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम में आया हुआ तो ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको ये बात। ठीक है, चलो। कार्य क्या है जी इसका? सेल वॉल का कार्य क्या है? कार्य देखते हैं। कोशिका का आकार निर्धारित करती है। जो सेल वॉल होती है वो कोशिका का जो किस प्रकार का आकार होगा, उस आकार को निर्धारित कौन करता है? सेल वॉल करती है। किसी एक जीवाणु या फिर किसी कोशिका का आकार किस प्रकार का बना रहेगा, उस आकार को निर्धारित कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, और एक कोशिका को सशक्त संरचनात्मक रूप देने में जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? वो कोशिका भित्ति की होती है। किसी भी एक कोशिका को सशक्त संरचनात्मक उसको रूप देने में जो भूमिका होती है वो कोशिका भित्ति की होती है। तो ये दो कार्य हो गए। तीसरा कार्य, जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। कोई जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु क्या है? प्रोकार्योटिक ही है, ठीक है। जीवाणु है वो फट ना जाए, ठीक है, वो फट ना जाए, वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, वो कोलैप्स ना हो जाए, वो पिचक ना जाए या फिर फट ना जाए, ठीक है। इस चीज को कौन देखता है? इस चीज को यही सेल वॉल देखती है, कोशिका भित्ति देखती है। ठीक है, कि भाई जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकार्योटिक कोशिका, उसमें क्या है? सेल वॉल तो है ही, ठीक है, बिल्कुल भैया सेल वॉल तो है। तो वो बैक्टीरिया फट ना जाए या फिर वो पिचक ना जाए, ये काम कौन देखता है जी? ये काम सेल वॉल देखती है। ठीक है, चलो अगला अपन पार्ट पढ़ते हैं। वो क्या है अपना अगला पार्ट? क्या है? पीएम। ठीक है, सबसे बाहर वाली परत ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये सिलेक्ट करती है। देखो, ग्लाइकोकेलिक्स हो गई आपकी, सेल वॉल हो गई, ये किसी को भी अंदर आने जाने दे सकती हैं। ठीक है भाई, इनके भरोसे कोई भी आओ, से कोई भी जाओ, इनको कोई मतलब नहीं है उससे, है ना। लेकिन ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये ध्यान रखती है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ठीक है, कोशिका के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। वापस सुनो एक बार, मैं कह रहा हूं एक कोशिका है, उसके बाहर 3 परतें हैं, 3 आवरण हैं। जो पहला आवरण उसको क्या कहेंगे? बाहरी आवरण को क्या कहेंगे? ग्लाइकोकेलिक्स। उसके अंदर वाला सेल वॉल, उसके अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल और ग्लाइकोकेलिक्स है, बाहर के 2 आवरण है, उनको कोई मतलब नहीं है कि कोशिका के अंदर बाहर से कौन एंटर कर रहा है और अंदर से कौन बाहर जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जीव द्रव्य झिल्ली है, ये जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। मतलब ये ध्यान रखेगी, सेलेक्ट करेगी ये कि किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्ट करती है, चयन करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण में संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा जो कोशिका होती है वो बाहर के वातावरण के साथ में अपना संपर्क बनाने में क्या होती है? सक्षम होती है। संरचना अनुसार यूकारियोटिक सेल जैसी ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी प्रोकार्योटिक सेल के अंदर पाई जाती है, वैसी ही संरचनात्मक रूप से किसके अंदर? यूकारियोटिक के अंदर भी वैसी ही पाई जाएगी। वापस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी प्रोकार्योटिक कोशिका की जैसी होगी, वैसी ही संरचनात्मक रूप से वो यूकारियोटिक कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये किसकी बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीनेसिस होती है। कैसी होती है? लिपोप्रोटीनेसिस होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, चलो ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, 3 परतें मैंने आपको बताई। प्रोकार्योटिक कोशिका के बाहर कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं जी, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है। थोड़ी मैंने सारे कार्य बता दिए आपको, ग्लाइकोकेलिक्स के अलग कार्य बता दिए, सेल वॉल के कार्य बता दिए मैंने आपको, और मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य बता दिए। तो तीनों परतें जो है, इनमें प्रत्येक परत का कार्य भिन्न होता है। ग्लाइकोकेलिक्स के अलग कार्य हैं जी, सेल वॉल के अलग कार्य हैं, भिन्न कार्य हैं। वही मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसके भी अलग कार्य हैं। लेकिन तीनों साथ में मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं।
ठीक है, वापस सुनो ध्यान से। 3 परतें हैं जी, वो तीनों परतों के अलग अलग काम है वैसे तो, लेकिन जब तीनों साथ में होती है ना, तीनों के साथ में एक काम है, वो क्या क्या काम है इनका, सुरक्षा इकाई बनाती हैं। तीनों साथ मिलकर एक सुरक्षा इकाई बना लेती हैं, और सुरक्षा इकाई को क्या कहेंगे अपन, कोशिका आवरण कहेंगे। तीनों को साथ में क्या कहेंगे अपन, कोशिका आवरण। ठीक है, तीनों परतों के अलग अलग काम है, एक एक के तो अलग काम है, ग्लाइकोग्लिस का अलग काम है, सेल वॉल का अलग काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग काम है, लेकिन तीनों का साथ में क्या काम है, ये एक इकाई बनाती है। कौन सी इकाई, सुरक्षा इकाई, और इन तीनों को साथ में क्या कहते हैं, कोशिका आवरण कहते हैं। और ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो कोशिका आवरण है वो केमिकली कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया जो है वो 2 प्रकार का है जी, बैक्टीरिया जो है वो 2 प्रकार का है, ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ठीक, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, अरे ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें सिंपल से आपको याद रखना है, वो याद ये रखना है कि सेल वॉल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकिन से बनी हुई होती है, और अमाइनो एसिड प्लस शुगर होता है इसके अंदर। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने एक डाई बनाई थी, ठीक है, ग्राम साहब ने, और ये जो अमाइनो एसिड है ना, कोशिका भित्ति की जो अमाइनो एसिड है, अगर ये कोशिका भित्ति की अमाइनो एसिड उस डाई से अभिरंजित हो जाएगी, स्टेन हो जाएगी, ठीक है, कलर दे देगी, तो उसे क्या कहेंगे, पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। और अगर ये अमाइनो एसिड अभिरंजित नहीं होगी तो उसे क्या कहेंगे अपन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आ जाओ, बस इतना ही था। ठीक है, तो बैक्टीरिया 2 प्रकार, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। सेल वॉल की अमाइनो एसिड अगर स्टेन लेगी, अगर स्टेन ले लेगी, अभिरंजित हो जाएगी, तो उसको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और अगर वो अभिरंजित नहीं होगी तो उसको ग्राम नेगेटिव कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये बाहर के आवरण तो मैंने आपको बता दिए, इसके अंदर क्या है जी, अंदर भैया सबको पता है, अंदर तो एक ही चीज होती है, क्या होती है, ये यहां पर क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ, जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। चलो इसको पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव क्या है, ये कोशिका को भरने वाला द्रव मैट्रिक्स है। ठीक है, कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है, उसके अंदर द्रव मैट्रिक्स है, सिंपल सी बात है। चलो इसके अलावा क्या है जी, इस कोशिका के अंदर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैंने आपको बताया इसके अंदर केंद्रक जो है उसके बाहर वो नहीं होती, क्या नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो क्या होता है, वो केंद्रक जो है वो उसके आसपास, उसके बाहर कोई झिल्ली तो होती नहीं, तो वो कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार का सा होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या दे देंगे अपन, न्यूक्लियोइड नाम देंगे। क्या देंगे इसको, न्यूक्लियोइड। ये केंद्रक नहीं है, केंद्रक जैसा है, इसे क्या कह देंगे, इसको न्यूक्लियोइड कह देंगे, न्यूक्लियोइड। इसकी बात करते हैं, जो न्यूक्लियोइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है वो क्या है, जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है। केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होती, बता चुका हूं मैं आपको। साइटोप्लाज्म में डीएनए नग्न होता है, ये भी वाली बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए कैसा पड़ा है, नग्न अवस्था में पड़ा है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली तो है ही नहीं, तो नग्न ही होगा बेचारा, अरे आवरण नहीं तो नग्न ही होगा। सिंगल होता है ये, और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल ही है लेकिन गोल है, गोल ही बनाया, देखो मैंने, ये देखो गोल बनाया मैंने, आपको दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये गोल ही तो है, एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी वहीं आके खत्म हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, गोल कहते हैं ना। तो गोल होता है, सर्कुलर होता है, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 लड़ी वाला डीएनए होता है। एक गुणसूत्र है जी, ठीक है, डीएनए स्टोन प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। जैसे यूकारियोटिक कोशिका की बात करें तो वहां पर स्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए जो है वो जुड़ा होता है। एक प्रोटीन है स्टोन, ठीक है, स्टोन नाम की एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के साथ में डीएनए जो है वो जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहां प्रोकारियोटिक कोशिका की मैं बात करूं, यहां पर जो है डीएनए वो स्टोन प्रोटीन के साथ में नहीं जुड़ा हुआ होता। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं कि जो प्रोकारियोटिक कोशिका उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड है भैया, ठीक है, और ये न्यूक्लियोइड जो है क्या है, जीनोमिक डीएनए यही है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती इसमें, ठीक है, बाहर कोई आवरण नहीं है। साइटोप्लाज्म में डीएनए नग्न अवस्था में होता है, सिंगल होता है, ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, और एक गुणसूत्र है, डीएनए स्टोन प्रोटीन के साथ में नहीं जुड़ा हुआ होता। ठीक है, इसके आगे अपन अगला पार्ट बनाते हैं, इसी सेल के अंदर, इसी कोशिका के अंदर अपन अगला पार्ट बनाते हैं, और वो पार्ट क्या है, ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। क्या है ये, प्लाज्मिड।
ठीक है। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है मेरे से या फिर किसी से भी, तो आपको प्लाज्मिड नाम सुनते ही आपको याद भी आया होगा प्लाज्मिड क्या होता है, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी वापस बात करते हैं, आ जाओ। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, ये है ना, सब में नहीं मिलता है, कुछ ही बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है, जैसे ये भी एक टाइप का डीएनए ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर में पाया जाता हो, ये अतिरिक्त डीएनए से समझो, है ना। ये ज्यादा जो डीएनए था, न्यूक्लियोइड जो था, वो तो मेन डीएनए है प्रोकार्योटिक कोशिका का, जो जीनोमिक डीएनए इसीलिए कहा इसको, ये तो मेन डीएनए, ये तो होगा ही होगा सारे प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर, जीनोमिक ये न्यूक्लियोइड तो पाया जाएगा। लेकिन जो प्लाज्मिड होता है ना, ये सब बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता, कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड अपन को देखने के लिए मिलता है। ये भी स्मॉल है, छोटा है, सर्कुलर है, गोल है, गोली बनाया मैंने, है ना। और ये डबल स्टैंडर्ड वाला डीएनए, 2 लड़ भी बनाई है मैंने, ठीक है, 2 लड़ वाला डीएनए भी है। जीनोमिक डीएनए से बाहर होता है, जीनोमिक डीएनए से अलग होता है, अलग ही बनाया है मैंने डायग्राम के अंदर। और ये अतिरिक्त गुणसूत्र वाला डीएनए है, अतिरिक्त गुणसूत्र वाला डीएनए है। प्रतिजैविक प्रतिरोध नाइट्रोजन फिक्स जैसे यूनिक फिनोटाइप लक्षण बैक्टीरिया को प्रदान करता है। ठीक है, प्रतिजैविक प्रतिरोध मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जो प्रॉपर्टी है, ऐसे लक्षण जो है वो किसको, बैक्टीरिया को प्रदान करने का काम कौन करता है, यही प्लाज्मिड की वजह से आते हैं। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कार्य है वो कैसे आता है, वो प्लाज्मिड की वजह से ही आता है। ठीक है, इसीलिए सारे बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि सबके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता। ठीक है, फॉरेन डीएनए के साथ जीवाणु परिवर्तन की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है इसको। फॉरेन डीएनए के साथ में जीवाणु के साथ जीवाणु परिवर्तन की निगरानी के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है भैया, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेक्टर की तरह इसको काम में लेते हैं, बता दिया था मैंने आपको वहां पे। सिर्फ प्रोकार्योटिक कोशिका में ये पाया जाता है प्लाज्मिड, सिर्फ प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, यूकार्योटिक के अंदर नहीं पाया जाता है। और प्रोकार्योटिक के अंदर भी कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा, सब के अंदर नहीं पाया जाता। तो प्लाज्मिड जो है वो सिर्फ प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। और ये स्वतः प्रतिकृति कर सकता है, कैसे कर सकता है, स्वतः प्रतिकृति कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये वाली बात मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बताई थी। ठीक है, तो वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं, और वेक्टर क्या है, स्वतः प्रतिकृति करते हैं। आ जाओ, प्लाज्मिड मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको वापस रिपीट कर देते हैं, उससे पहले मैं पानी पीऊंगा। ठीक है, चलो प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड जब कुछ बैक्टीरिया में, एक बार मैं डायग्राम में दिखा देता हूं आपको, है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाए। डायग्राम 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 कहां गया रे, देखो छोटा बनाया मैंने आपको, है ना, छोटा है, स्मॉल है। ठीक है, गोल भी है, गोल भी है, सर्कुलर भी है, और डबल स्टैंडर्ड है ना, एक लड़ी तो ये वाली, एक लड़ी तो ये वाली है, और एक लड़ी ये बाहर वाली है। ठीक है, तो 2 लड़ी वाला डीएनए है, ये मैंने आपको बताया, स्मॉल है, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कुछ एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये जो आपका मेन जो डीएनए है उससे ये बाहर पाया जाता है ना। चलो इसको अपन वापस रीड कर लेते हैं एक बार। तो ये कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, स्मॉल होता है तो छोटा होता है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, जीनोमिक जो डीएनए उससे बाहर होता है, अतिरिक्त गुणसूत्र वाला डीएनए है। ठीक है, ये वाले जो गुण है, प्रतिजैविक प्रतिरोध और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले गुण जो है, ये किस में देता है, ये कुछ बैक्टीरिया में दे देता है। फॉरेन डीएनए के साथ जीवाणु परिवर्तन की निगरानी के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो वेक्टर की तरह इसको काम में लेते हैं। सिर्फ प्रोकार्योटिक कोशिका में पाया जाता है, जो आपकी यूकार्योटिक कोशिका है उनके अंदर ये नहीं पाया जाता, स्वतः प्रतिकृति करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे मीजोसोम की। मीजोसोम क्या है, ठीक है, पहले डायग्राम में आपको बना के दिखाएंगे, फिर अपन यहां आते हैं, डायग्राम में चलते हैं वापस, और मैं आपको मीजोसोम बना के दिखाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मीजोसोम। ये क्या है, मीजोसोम, अभी बताएंगे इसके बारे में। मीजोसोम, मीजोसोम, ठीक है, आ जाओ चलो वापस। मीजोसोम, ठीक है, ये कोशिका में पीएम का फैलाव है। पीएम क्या है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, उसका ये कोशिका के अंदर फैलाव है। भैया दिखाओ वापस, आ जाओ दिखाता हूं मैं वापस, डायग्राम में दिखाता हूं। ये क्या थी आपकी, जो ब्लू वाली कैसी क्या थी आपकी,
पीएम थी, ब्लू वाली क्या थी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका द्रव झिल्ली, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसी का ये फैलाव है, देखो इसी का फैलाव है ना, यहां से देखो ये फैल गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहां से फैल गई, ठीक है, तो इसी का ये फैलाव होता है। चलो, तो मेसोसोम है वो कोशिका में पीएम का फैलाव है, ठीक है। ये काम क्या करता है ना, इसे होगा क्या, ये फैलाव हुआ क्यों, इस फैलाव से फायदा ये होगा कि ये पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ा देता है, जो सरफेस एरिया है ना उसको ये बढ़ा देता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स जो है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस जो है वो वहां पर पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। एंजाइम की मात्रा ये बढ़ा देती है। एक बार मैं वापस आपको डायग्राम में लेके चलता हूं ताकि आपको दिखाई समझ में भी आए चीजें। अब ये देखो यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसी सीधी सीधी होती, ठीक है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर ऐसी सीधी सीधी है गोल, ठीक है, वैसे ही अगर ये यहां पर भी होती तो सरफेस एरिया कितना सा बढ़ता, बस इतना सा ही बढ़ता। लेकिन अब क्या हुआ, पृष्ठ क्षेत्र कैसे बढ़ गया, देखो ये इतनी इतनी ऐसे ऐसे घूम गई, इतनी इतनी ऐसे घूम गई, तो यहां पर देखो पृष्ठ क्षेत्र बढ़ गया, ऐसे जाती है तो इतना सा ही इस पृष्ठ क्षेत्र होता है इसका, लेकिन अब देखो ये इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, है ना, तो पृष्ठ क्षेत्र बढ़ गया। पृष्ठ क्षेत्र बढ़ेगा तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस हो सकती हैं और आपका जो एंजाइम्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो मेसोसोम होने का फायदा क्या है, एक तो पृष्ठ क्षेत्र बढ़ गया और दूसरा आपका एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाएगी। ये क्या है, ये पीएम जो है इसी का क्या है, कोशिका में फैलाव होता है। चलो अब इसके कार्य देख लेते हैं। एक कार्य तो मैंने आपको इसका बता भी दिया, ठीक है। एक कार्य क्या बताया मैंने आपको, ये एंजाइम मात्रा को बढ़ाती है। इसकी कार्य क्या है, एक स्रावी प्रक्रिया, ठीक है, सिक्रीशन का काम है जिसका, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो भाई। जो मेसोसोम इसका काम क्या है, स्रावी प्रक्रिया में काम करती है, ये सिक्रीशन प्रोसेस जो उसमें काम करती है। सवशन का काम है इसका, ठीक है, सवशन कैसा करती है, ये जो मेसोसोम है वो किस प्रकार का सवशन दिखाती है, जैसे यूकार्योटिक कोश सेल के अंदर, यूकार्योटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार से सवशन करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, किसका माइटोकॉन्ड्रिया, जो यूकार्योटिक कोशिका है उसका माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार से सवशन करता है उसी प्रकार से मेसोसोम भी सवशन करती है, सेम वैसा ही सवशन करती है, ठीक है। तीसरा जो काम वो क्या है, डीएनए प्रतिकृति और डॉटर कोशिकाओं में डीएनए के वितरण में सहायता करती है, डीएनए की कॉपी बनवाने में मदद करती है मेसोसोम डीएनए की कॉपी बनवाने में मदद करती है। और अगर कोई कोशिका विभाजित हो गई और जब कोशिका विभाजित होती है तो दो नई कोशिकाओं में बढ़ती है और उनको क्या कहते हैं, डॉटर कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। मान लो ये कोशिका है, ये विभाजित हुई और ये दो नई कोशिका में बनेगी और इन कोशिकाओं का कहेंगे अपन डॉटर कोशिका कहेंगे। और ये जो डॉटर कोशिका है इनके अंदर डीएनए को ट्रांसफर, ये मान लो मेन कोशिका, इसके अंदर विभाजन हुआ और दो नई कोशिका बन गई, इन दोनों नई कोशिकाओं के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करने में जो सहायता करने का काम है वो कौन करती है, ये मेसोसोम करती है, ठीक है। तो इसके कार्य हो गए। सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जो मेसोसोम होती है सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएगी। मेसोसोम निम्न रूप में पाई जाती है, कौन कौन से रूप में पाई जा सकती है, पुटिका के रूप में पाई जा सकती है, पुटिका के रूप में पाई जा सकती है, नलिका और पटलिका के रूप में पाई जा सकती है। तो अलग अलग इसके रूप है, ठीक है। मेसोसोम अलग अलग रूप में पाई जा सकती है। निम्न कौन कौन से, पुटिका, निम्न, नलिका और पटलिका। पुटिका कैसा होता है, जैसे गोल गोल अगर होगी तो उसको कहेंगे पुटिका, ठीक है। नलिका ऐसे देखो नली जैसी होगी तो उसको क्या कहेंगे, नलिका। और पटलिका क्या होगी, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाई है मेसोसोम अपनी कोशिका वाले डायग्राम के अंदर, वो क्या है, नलिका। ये वाली देखो, ये नलिका है, सॉरी पटलिका है, ये पटलिका है, नलिका ये वाली, ठीक है। इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, अगले पार्ट पे चलेंगे। चलो, मेसोसोम क्या है जी, कोशिका में पीएम का फैलाव है, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्र और एंजाइम मात्रा ये बढ़ा देती है। कार्य क्या है इसका, स्रावी प्रक्रिया, ठीक है, सवशन, यूकार्योटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया जैसा सवशन होगा। डीएनए प्रतिकृति और डॉटर कोशिकाओं में डीएनए का वितरण में सहायता करती है। सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाएगी। और मेसोसोम के निम्न रूप होते हैं, पुटिका के रूप में गोल गोल, ठीक है, नलिका नली जैसी, और पटलिका, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया, इस प्रकार का पटलिका होता है। चलो अगला बात करें, क्रोमेटोफोर्स की बात करते हैं। क्रोमेटोफोर्स की बात करते हैं। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, एक बार डायग्राम में चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं। ये जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी का ही फैलाव है, इसी का फैलाव अगर अंदर की तरफ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे अपन, उसको कहेंगे अपन क्रोमेटोफोर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोमेटोफोर। चलो थोड़ा सही लिखते हैं इसको क्या कहेंगे अपन, क्रोमेटोफोर। ठीक है। तो ये जो क्रोमेटोफोर क्या है, ये भी कोशिका जो झिल्ली है, आपकी कोशिका द्रव झिल्ली है, उसी का ही क्या है, ये फैलाव है। लेकिन ये उसके जुड़ा नहीं रहता, ये अंदर की तरफ आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, आ जाओ।
क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या है? कोशिका द्रव्य में झिल्ली का फैलाव है। कोशिका द्रव्य के अंदर ये झिल्ली का फैलाव है और ये बीजीए में होता है। क्रोमेटोफोर्स कहां होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल के अंदर पाए जाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं। ये क्रोमेटोफोर्स इनमें क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं। वर्णक क्या है? पिगमेंट्स होते हैं। कौन से पिगमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं? वो वाले पिगमेंट इसमें होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोफोर्स भी क्या है? जो कोशिका द्रव्य झिल्ली है उसी का ही क्या है? एक्सटेंशन है, उसी का फैलाव है और वो कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? ये नील हरित शैवाल के अंदर ही ये पाए जाते हैं। उसके अलावा यहां पर बातें एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ये प्रकाश, इसमें क्या है? प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं। ऐसे पिगमेंट होते हैं, ऐसे वर्णक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं, डायग्राम में चलते हैं और मैं आपको एक बनाते हैं कुछ इसमें डायग्राम में और कुछ बातें बनाते हैं। चलो, यहां तक समझ में आया आपको डायग्राम? चलो अब आगे बताता हूं आपको। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी से कुछ संरचनाएं निकलती हैं, इसी से कुछ संरचनाएं निकलती हैं बाहर की तरफ, इसी से कुछ संरचनाएं निकलती हैं बाहर की तरफ। ये ऐसी संरचना निकलेंगी और कुछ अलग बनाते हैं, अलग डायग्राम अलग से, और कुछ ऐसी संरचनाएं निकलेंगी। ठीक है, इनका नाम जो क्या है? इनका नाम है रोम। इनका रोम क्या नाम क्या है? रोम। और इनका नाम क्या है? झालर। झालर। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? आप ध्यान से देखो, दोनों ही क्या है? किसके? आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के फैलाव है। देखो, कुछ फैलाव प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हो रहे हैं और कुछ फैलाव बाहर की तरफ हो रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। ये जो रोम और झालर, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी पीएम जो है उसी के फैलाव है। लेकिन रोम को आप देखो, रोम जो है एक नलिका जैसा है। रोम कैसा है? एक नलिका जैसा है। ठीक है, नली जैसा है ना, बिल्कुल दिख रहा है आपको? बिल्कुल भैया। और जो आपकी झालर है वो कैसी है? कि धागे जैसी है। कैसी है? धागे जैसी, तंतु जैसी है। कैसी है? तंतु जैसी। ठीक है, तो दोनों में आपको फर्क पता लग गया, रोम और झालर में आपको पता लग गया। अब इसको पढ़ लेते हैं। जो ठीक है, रोम क्या है? लंबी होती है और नलिकाकार होती है, दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, झालर कैसा है? लघु शुक जैसे तंतु है ना, छोटे छोटे तंतु है। ठीक है, लघु शुक जैसे क्या है? तंतु है। ठीक है, और ये लंबी और नलिकाकार होती है। ये जो रोम है वो कैसे? विशेष प्रोटीन से बनी हुई होती है, जिसका नाम क्या है? पिलीन प्रोटीन से बनी हुई होती है ना। किससे बनी होती है? पिलीन प्रोटीन से ये बनी हुई होती है और डीएनए ट्रांसफर में सहायता करती है। डीएनए को ट्रांसफर करने में ये सहायता करती है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रोम और झालर जो है वो क्या है? वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही क्या है? एक्सटेंशन है, उसी के फैलाव है, लेकिन वो बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, लघु शुक जैसे तंतु है। ठीक है, कौन? झालर। और रोम कैसे है? लंबी और नलिकाकार होती है, विशेष प्रोटीन से बनी हुई, जिसको कहते हैं अपन पिलीन प्रोटीन कहते हैं, और ये डीएनए ट्रांसफर में सहायता करती है। रोम और झालर दोनों की अपन साथ में एक बात कर लेते हैं। ये दोनों क्या है? सतही संरचना है, कोशिका के बाहर परिवर्धित होती है। ठीक है, कोशिका के बाहर निकलती है, बता दिया मैंने आपको, दिखा भी दिया। गति में सहायक नहीं होती है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोशिका के बाहर निकल रही है तो एक गति कराएंगे, अरे गति में बिल्कुल सहायक नहीं होती। ये वाली बात अपने दिमाग में बैठा लेना। यहां से आपको क्वेश्चन में घुमा सकता है कि ये गति में सहायक होती हैं, लेकिन आपको किस पर टिके रहना है कि भैया ये गति में सहायक नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, गति में सहायक नहीं होती हैं। ठीक बात है। चलो, पानी की धारा में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं और जो पोषक ऊतक हैं उनसे चिपकने में सहायता करती हैं। आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा भैया अगर ये गति में सहायता नहीं करती है तो इनका काम क्या है? देखिए, इन दोनों का जो रोम और झालर है, इनका काम ये है कि कोई ऐसी चट्टानें हैं जो पानी के बहाव के अंदर है। जैसे कोई झरना है, ठीक है, झरने पर पानी बहता रहेगा, नदी है, पानी बहता रहेगा, तो वहां पर अगर कोई चट्टान है और वहां पर अगर इसको चिपकना है, इसको अगर चिपकना है, किसी बैक्टीरिया को चिपकना है वहां पे, तो रोम और झालर जो उसकी मदद करती है वहां पे, है ना, तो चिपकने में मदद करती है। या फिर किसी इंसान के अंदर, किसी जीव, दूसरे जीव के अंदर ये अगर एंट्री कर रहे हैं, मान लो किसी इंसान के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस रहा है, तो उस इंसान के अंदर उसके ऊतकों पर, उसके टिश्यूज पर चिपकने का काम कौन कर, जो मदद करेंगी चिपकने में, जो सहायता करेंगी, वो कौन करेंगी? यही रोम और झालर करती हैं। ठीक बात है, समझ में आई बातें? रिपीट करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन इसी डायग्राम में। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना एक साथ बना देता तो आपको कुछ नहीं समझ आता। अगला स्ट्रक्चर बना देते हैं, अगला स्ट्रक्चर अलग, अगला स्ट्रक्चर चलो इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, ये क्या बना दिया भैया आपने? गोल गोल
ये भैया राइबोसोम है। क्या है ये? राइबोसोम, राइबोसोम है ये, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। चलो राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब क्या है? इसके बाहर भी, राइबोसोम के बाहर भी किसी भी झिल्ली का आवरण नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी देता हूं, आपको याद रहे कि झिल्ली का आवरण नहीं होता। ठीक है, जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, उसमें झिल्ली का आवरण जो है वो नहीं होता है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनका राइबोसोम जो होता है उसके बाहर झिल्ली का आवरण नहीं होता। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। भैया सही, आपने अभी तो बताया, मैं कोशिका द्रव्य के अंदर अपने बना के दिखाया डायग्राम के अंदर, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पीएम से जुड़ा हुआ होता है, और ये वाला जो चीज है वो पीएम से जुड़ी हुई होती है, इसको पीएम से जोड़ भी देते हैं। भैया हमने डायग्राम में थोड़ी गलती करी है, तो इसको पीएम में जोड़ देते हैं। चलो जोड़ देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। ठीक है, गलती हमारी माफ कर दी जाए, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। चलो जी जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दिए हमने तो। चलो ये पीएम से जुड़ा हुआ, पीएम क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। 70S टाइप का होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसा पाया जाता है, तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का पाया जाता है, और ये छोटा होता है ना, स्मॉलर होता है। 70S प्रकार का होता है और ये छोटा होता है। 70S के जो 2 यूनिट हैं उनका आपको याद होना चाहिए। 70S कैसे बनता है? 50S प्लस 30S से बनता है। और मैं आपको यहां बता देता हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया 50S और 30S तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, 80S हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। यहां पर अपनी मैथमेटिक्स नहीं लगानी कि 50 और 30 तो 80 होता है, और 50 और 30 70 होता है इससे। ठीक है, बायो के अंदर जब भी अपन राइबोसोम की बात करेंगे तो 50 और 30 कितना होता है, 70 होता है। ठीक बात है, हाँ। तो 50S और 30S 2 यूनिट है, इन इकाइयों से मिलकर क्या बनता है, 70S प्रकार का आपका राइबोसोम बनता है, और ये छोटा राइबोसोम होता है। ठीक है, इसकी साइज की बात करें तो 15 से 20 nm का ये होता है। जो राइबोसोम कैसा होता है, 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है इसका ना, इसका कार्य आपको याद रखना है। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का ही होता है। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक, राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसके ऊपर झिल्ली का आवरण नहीं होता, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है भैया। और पीएम से जुड़ा हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जुड़ा हुआ होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम होता है ये, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। फिर 70S कैसे बनता है, 30S और प्लस 50S 2 यूनिट से मिलकर ये बना हुआ होता है। 15 से 20 नैनोमीटर इसकी साइज होती है। प्रोटीन संश्लेषण का इसका काम होता है। ठीक है, फिर आ गया बहु राइबोसोम। राइबोसोम अपन ने पढ़ लिया, बहु राइबोसोम या फिर बहुसूत्र क्या होता है, इसके बारे में पहले डायग्राम में बनाएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, यहां से mRNA, ये क्या निकाल दिया मैंने, एक mRNA निकाल दिया एक, है ना। और इस mRNA पर अगर बहुत सारे क्या लग जाएंगे, राइबोसोम लग जाएंगे। इस mRNA पर अगर बहुत सारे क्या लग जाएंगे, राइबोसोम लग जाएंगे। ठीक है, एक राइबोसोम तो यहां हो गए, है ना, जो राइबोसोम किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो तो हो गए राइबोसोम। एक mRNA, ठीक है, ये क्या है, mRNA है। ठीक है, और इस mRNA पर अगर बहुत सारे राइबोसोम लग जाएंगे, एक से अधिक राइबोसोम लग जाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे, बहु राइबोसोम कह देंगे, या फिर बहुसूत्र नाम दे देंगे ना, बहु राइबोसोम। आ जाओ, बहु राइबोसोम की बात करते हैं। बहु राइबोसोम या फिर बहुसूत्र की बात करते हैं, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। बहुसूत्र या फिर जो बहु राइबोसोम है, ये किस में पाए जाते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोट में ऐसे कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए पर, है ना, बहुत सारे जो राइबोसोम है वो एक संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक का मतलब मैसेंजर आरएनए पर पाए जाएंगे ना, हिंदी में संदेशवाहक आरएनए और इंग्लिश में मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट में एमआरएनए बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, एमआरएनए। एक एमआरएनए से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए से
जुड़कर एक चेन टाइप की एक श्रृंखला बना लेंगे और उनको क्या कहते हैं अपन, बहुराइबोसोम, कुछ इस प्रकार की। ये क्या है, एक mRNA उस पर जुड़ के बहुत सारे क्या राइबोसोम जुड़ गए इस पे, और बहुत सारे राइबोसोम जुड़ के क्या बना ली, एक श्रृंखला बना ली। इसको क्या कहेंगे अपन, बहुराइबोसोम, या फिर इसको बहुसूत्र कहेंगे। हिंदी इंग्लिश में बात करें तो इसको पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। mRNA से ही क्या बनती है, प्रोटीन बनवाता है। ये जो राइबोसोम है वो mRNA से ही प्रोटीन बनवाता है, mRNA को प्रोटीन में बदलता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये अपन जो अपना जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आज का जो लास्ट है अपन जो करने वाले हैं वो क्या है आपका, अंतर्विष्ट पिंड, ठीक है। इसको कहेंगे इंग्लिश में इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। इसको बनाते हैं डायग्राम के अंदर, फिर अपन इसको पढ़ते हैं। आ जाओ, इंक्लूजन बॉडीज क्या है। मान लो इस कोशिका द्रव्य के अंदर या फिर इस कोशिका के अंदर कोई चीज बची हुई रह गई, कोई बचा हुआ सामान रह गया, तो उस बचे हुए खाने की जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या कर लेंगे, ये स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर किसके रूप में करते हैं, इंक्लूजन बॉडीज के रूप में करते हैं, अंतर्विष्ट पिंड के रूप में ये इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। जो बची हुई चीजें हैं उनको क्या कर लेते हैं, फेंक नहीं देते, खराब नहीं होने देते, उनको स्टोर कर लिया जाता है। तो स्टोर करते हैं किसके रूप में, अंतर्विष्ट पिंड, या फिर आपकी क्या नाम दूं इसको, मैं इसको नाम दे देते हैं इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। और मैं यहां बना देता हूं, ऐसे ही बहुत सारी इंक्लूजन बॉडीज जो है इस पूरे में फैली हुई होती हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य में फैली होती हैं। और इनका नाम क्या है, नाम मैं यहां लिख देता हूं, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। आ जाओ इंक्लूजन बॉडीज की बात करते हैं। जो अंतर्विष्ट पिंड है, जो इंक्लूजन बॉडीज है, ठीक है, वो कहां पाई जाती हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं। यूकैरियोट्स में ऐसा कोई सिस्टम पाया ही नहीं जाता, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता है। जो इंक्लूजन बॉडीज, अंतर्विष्ट पिंड है, वो सिर्फ किस में पाए जाएंगे, वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को स्टोर करता है ये, ठीक है। जो इंक्लूजन बॉडीज है, जो अंतर्विष्ट पिंड है, इनमें क्या किया जाता है, ये स्टोर किए जा रहे हैं, किसको, बचा हुआ जो पदार्थ है उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से ये पड़े होते हैं। जो अंतर्विष्ट पिंड है वो अब मैंने आपको दिखाया अभी, कोशिका द्रव्य के अंदर ये देखो स्वतंत्र रूप से क्या है, पड़े हैं। ये देखो कोशिका द्रव्य के अंदर देखो स्वतंत्र रूप से ये पड़े हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से जुड़े हुए नहीं है, अपने अलग ही पड़े हैं। का काम क्या है, जो बचा हुआ पदार्थ है उसको स्टोर करने का इनका काम होता है, ठीक है। झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, कोई झिल्ली इन पे नहीं होती, ठीक है, कोई झिल्ली नहीं होती, ठीक है। ये घिरे नहीं होते और स्वतंत्र रूप से अपने उसमें पड़े रहते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर पड़े रहते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अंतर्विष्ट पिंड या फिर इंक्लूजन बॉडीज क्या है, कोई भी बचा हुआ पदार्थ जो है आपका उसको स्टोर कर लेते हैं, ये ना, उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। एक मिनट, उसको क्या लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ना। और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से ये पड़े हुए होते हैं, झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, बचे हुए पदार्थ को स्टोर कर लेते हैं। अब ये इनका अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कुछ को कहेंगे अपन ग्लाइकोजन कणिकाएं, कुछ आपकी जो इंक्लूजन बॉडीज है, कुछ अंतर्विष्ट पिंड जो है उनको क्या कहेंगे अपन, ग्लाइकोजन कणिकाएं। ग्लाइकोजन कणिकाएं क्यों कहेंगे, क्योंकि उनमें ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है। मैंने कहा बचे हुए पदार्थ को स्टोर करेंगे, अगर ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे तो क्या कहेंगे अपन, ग्लाइकोजन कणिका कहेंगे। और फोस्फेट कणिकाएं, फोस्फेट कणिकाएं दूसरी किस प्रकार की है, फोस्फेट कणिकाएं। फोस्फेट कणिकाएं को और भी क्या किस नाम से बोला जा सकता है, वोल्यूटीन कणिकाएं भी इनको कह सकते हैं। एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोस्फेट कणिकाएं जो है इनको क्या कहते हैं, वोल्यूटीन कणिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी क्या है, साइनोफाइसिन कणिकाएं। तो ये तीन प्रकार की कणिकाएं हो सकती हैं, इन्हीं को कहते हैं, जो आपके अंतर्विष्ट पिंड है इन्हीं का ही नाम है। ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन आपकी कणिकाएं कह दी, ठीक है। फोस्फेट कणिकाएं और आपकी साइनोफाइसिन कणिकाएं, ठीक है। फिर एक गैस रसधानी, ये गैस रसधानी, ठीक है, गैस वैक्यूल, ठीक है। ये क्या है, ये बीजीए बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु है उनमें ये मिलती है। जो गैस रसधानी है, जो गैस वैक्यूल है, ये कहां मिलती है आपको, या तो ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, नील हरी शैवाल जो है उसके अंदर मिलेगी, या फिर बैंगनी और जो हरी प्रकाश संश्लेषित जो जीवाणु है उनके अंदर आपको ये मिलती है, ठीक है। और ये जो गैस वैक्यूल, जो गैस रसधानी है, इसमें क्या भरी हुई होती है, हवा भरी हुई होती है ना, हवा भरी होती है, हवा भरी होती है। और इसमें हवा भरी होती है गैस वैक्यूल के अंदर, तो इसका फायदा क्या होगा, ये तैरने में मदद करती है ना, कोशिका द्रव्य के अंदर तैरती रहती है ना, क्योंकि इसमें क्या है, हवा भरी हुई है। एक बार वापस इसको रिपीट कर देता हूं और फिर अपन खत्म करेंगे इस चैप्टर को नहीं, इस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर कल अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे, ठीक है। इसमें अपन एक चीज नहीं पढ़ रहे हैं आज, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।
इसके अंदर अपन एक चीज नहीं पढ़ रहे, वो क्या नहीं पढ़ रहे अपन, कि इसी कोशिका से क्या निकलती है, इसी कोशिका से फ्लेजिला भी निकलता है। क्या निकलता है? फ्लेजिला। उस फ्लेजिला की अपन कल बात करेंगे, ठीक है। आज अपन इसी गैस रसधानी पे खत्म करते हैं और फिर अपन कल करेंगे। गैस रसधानी, गैस वैक्यूल कहेंगे इसको इंग्लिश में, और ये बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है और इसमें हवा भरी होती है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। इसके आगे का पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।